जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 30 तक कंप्लीट किया था। चैप्टर 31 से शुरू करते हैं। द स्टोरी अबाउट Henchard's sale of his wife and child revealed by the furtive woman spreads throughout town, and from that day onward, Henchard's reputation rapidly declines. An incident of some sold wheat that is far below the quality of the sample of wheat Henchard's business provided drags Henchard's name into the mud. Elizabeth Jane is passing the Golden Crown not long afterward and learns from the crowd outside that a meeting of the commissioners is occurring concerning Henchard's bankruptcy. तो हेंचर्ड का अपने बीवी बच्चों को बेचने वाला जो राज है, जो कि फर्मेटिव वुमेन ने खोल दिया है, वो पूरे टाउन में फैल गया है। और उस दिन से ही हेंचर्ड की जो सम्मान है, रेपुटेशन है, वो बहुत तेजी से घटने लग गई है। ऊपर से एक इंसिडेंट और हो गया कि हेंचर्ड ने जो वीट बेचा था, उसकी क्वालिटी में, उसके सैंपल में बहुत घटिया पने की क्वालिटी थी, घटिया क्वालिटी थी उसके वीट की जो उसने बेचा था। उसने हेंचर्ड के नाम को पूरी तरह से कीचड़ में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। एलिजाबेथ जेन जब गोल्डन क्राउन के पास से गुजर रही थी, तो ज्यादा समय नहीं लगा उसको इस बात को जानने में कि जो कमिश्नर्स हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है हेंचर्ड की बैंकरप्सी या हेंचर्ड के दिवालियापन के संबंध में। Henchers willingly gives everything that he has to his creditors in order to settle his debts, attempting to go so far as to give them his gold watch, which they will not accept. The creditors say that despite Henchard's rash business dealings that have created his debt, they feel he has been fair and conscientious in trying to repair the unfortunate situation. Henchard is deeply moved by these statements and sells his watch and takes the money to one of his small creditor. All of Henchard's belongings and furniture are auctioned off. तो भाई हेंचर्ड की बहुत इच्छा है कि अपना सारा सामान बेच करके वो सब कुछ जो उधार है लोगों से वो सब चुका सके। और इस संबंध में वो अपनी गोल्ड की घड़ी तक बेचने निकल जाता है। हालांकि व्यापारी जो उधार देने वाले हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर भी वो इस बात को मानते हैं कि हेंचर्ड ने जो जल्दबाजी में बिजनेस की डीलिंग की है, भले ही वो गलत हो या सही हो, लेकिन हेंचर्ड अपने दुर्भाग्यशाली जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यानी कि बेईमानी करने का हेंचर्ड का इरादा नहीं है, ऐसा वो लोग मानते हैं जिन्होंने हेंचर्ड को पैसा उधार दिया था। हेंचर्ड इन स्टेटमेंट से काफी खुश महसूस करता है, काफी भर जाता है वो खुशी में। और फिर वो अपनी घड़ी बेच देता है, जिससे अपने वो एक छोटे देनदार को पैसे वो चुका देता है। हेंचर्ड का सारा सामान और फर्नीचर सब कुछ बेच दिया जाता है, सबका ऑक्शन कर दिया जाता है। Elizabeth Jane alone feels for Henchard and attempts to reconnect with him. She writes to him, but he does not reply. She wishes she could make it clear to him that she does not blame him for his treatment of her. Henchard's house is sold as part of the process of paying his creditors, and Henchard moves into Job's small cottage by the Priory Mill. Despite Job being the man whom Henchard has had mistreated, employed, abused and dismissed, तो एलिजाबेथ जेन जो है वो अकेली ही सिर्फ हेंचर्ड के लिए थोड़ा सा भावुक महसूस करती है, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है, ना फायर फ्रे करता है, ना लूसेटा करेगी, ना गांव के लोग। वो हेंचर्ड को पत्र भी लिखती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो स्पष्ट कर देना चाहती है अपने पिता के साथ इस बात को कि वो अपने पिता को उसके दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। हेंचर्ड का घर जो है वो बेच दिया जाता है वही उधार चुकाने के क्रम में। और हेंचर्ड जॉब के छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है। जॉब का छोटा सा घर कहाँ पे है साहब? ये फैक्ट है, प्रायरी मिल के पास में है जॉब का छोटा सा जो घर है, वो प्रायरी मिल के पास में है। भाई अब देखिए आप, जॉब कितना सही आदमी है कि जॉब को भले ही से मिसट्रीट किया गया, अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया, ना जॉब दी गई, उसको गालियां दी गई, उसको भगा दिया गया, उसके बावजूद भी जॉब एक ऐसा आदमी है जिसने हेंचर्ड को रहने के लिए जगह दी है अपने खुद के घर में। Elizabeth Jane sees that Henchard's wagons have been painted over with Farfie's name. She sees Abel Whittle at work, and he tells her that Farfie has purchased Henchard's entire business, which the workers are happy about, as they no longer have to fear Henchard's temper.
Hencher's business, which has been inactive as he fell into bankruptcy, is revitalized with new precision under Firefly's ownership. तो एलिजाबेथ जेन को पता चलता है कि हेंचर्ड की वैगन के ऊपर पेंट कर दिया गया है, किसके नाम से? फायरफ्रे के नाम से। वो एबल विटल को काम पे देखती है। एबल विटल एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि उसको बताता है कि फायरफ्रे ने हेंचर्ड का सारा बिजनेस खरीद लिया है, जिसको लेकर के वर्कर वगैरह, श्रमिक और जो रोज मजदूर हैं वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि अब उनको हेंचर्ड के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हेंचर्ड का सारा बिजनेस, जो कि दिवालियापन की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो दोबारा से जीवित हो उठा है, रिवाइटलाइज हो चुका है, जीवित हो चुका है। किसके ओनरशिप में? फायरफ्रे की ओनरशिप में। भाई मालिक अब कौन बन गया है? फायरफ्रे बन गया है। तो हेंचर्ड का जो मरा हुआ बिजनेस है वो दोबारा से जीवित हो गया है। ठीक है, दो फैक्ट आते हैं चैप्टर 31 में से। एक तो ये जॉब्स स्मॉल कॉटेज बाय प्रायरी मिल, और दूसरा एबल विटल जो है वो बताता है एलिजाबेथ को कि ऐसा ऐसा हो गया है साहब। On the road out of Casterbridge are two bridges where those in unfortunate circumstances often linger to reflect. The nearer of the two bridges is the haunt of those from poor backgrounds who do not mind being seen by passerby in the middle of their misfortune. Job often stood on the bridge after losing the position as Henchard's manager. The second bridge is the place for unfortunate souls of a more privileged background. These individuals often stand looking into the river, and sometimes their bodies are found the next morning floating at the location. तो रोड पर, कैस्टर ब्रिज के रोड पर दो पुल हैं साहब। और ये जो दोनों पुल हैं ये लोगों की दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों को दिखाते हैं। उन दोनों पुलों के पास में वो लोग रहते हैं जो कि बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कि नहीं चाहते कि वहां से गुजरने वाले लोग उनको देखें और उनके दुर्भाग्य को देखें। जॉब कई बार इस पुल के ऊपर खड़ा हुआ करता था जब उसको एंचर्ड के मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया गया था या भगा दिया गया था। ये जो दूसरा ब्रिज है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरा ब्रिज उन लोगों के लिए है जो कि दुर्भाग्यशाली होते हैं, ठीक है, और जो कि बहुत ही विख्यात पृष्ठभूमि से आते हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जीवन के समर्थ थे, हर चीज में उनको हर चीज की सुविधा थी, और उसके बाद उन्होंने दुर्भाग्य देखा है, तो वो लोग सेकंड ब्रिज पे आकर अपना दुख को फील करते हैं, यहाँ पे अपने दुख को महसूस करने आते हैं। ये लोग वहां से पुल के ऊपर से खड़े होकर नदी में देखते हैं, और कभी कभी उनके जो शरीर हैं वो अगली सुबह उस नदी में से तैरते हुए निकाले जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये सुसाइड पॉइंट है, सेकंड ब्रिज। कैस्टर ब्रिज के बाहर जो सेकंड ब्रिज है ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से लोग नदी में कूद के सुसाइड करते हैं। Henchard walks to the second bridge and is gazing into the water when Job arrives and greets him. Job tells Henchard that Lucetta and Firefly have moved into their new house, which is Henchard's old house. Firefly has also purchased all of Henchard's furniture to use in the house. Henchard says ironically that Firefly will likely buy his body and soul as well. तो हेंचर्ड भी उस दूसरे वाले ब्रिज के ऊपर चला जाता है, पानी के अंदर घूमने लगता है। जब जॉब आता है उसे ग्रीट करता है, ग्रीट का मतलब है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से। जॉब हेंचर्ड को बताता है कि साहब लूसेटा और फायरफ्रे नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, जो कि हेंचर्ड का ही पुराना घर है। फायरफ्रे ने हेंचर्ड का सारा फर्नीचर भी खरीद लिया है। फायरफ्रे कहता है कि अब तो हेंचर्ड कहता है कि फायरफ्रे के पास तो इतना पैसा है कि वो तो हेंचर्ड की बॉडी और सोल को भी खरीद सकता है। After Job leaves and Henchard remains at the bridge, a gig passes and Firefly jumps out. He stays to speak to Henchard and asks if it is true that he is considering leaving town. Firefly kindly offers Henchard a space in his home, Henchard's old house, man, until Henchard is able to sort out his circumstances. Henchard refuses, saying that they would surely quarrel. As they walk back to town together, Firefly instead offers Henchard his pick of the fortune that he purchased, saying he bought it all that Henchard might have those things he cares about. Henchard is moved by this generosity and exclaims that sometimes he wonders if he has wronged Firefly. तो जॉब के जाने के बाद जब हेंचर्ड पुल पे खड़ा रह जाता है तो एक गिग आती है उनके पास में। गिग क्या होती है? गिग एक घोड़ा गाड़ी होती है, दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी,
इसको हम तांगा भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी तांगे में 4 पहिए भी होते हैं, पर गिग जो है ना, उसको स्पेशली 2 पहिए वाली घोड़ा गाड़ी को कहा जाता है। तो गिग उसके पास से गुजरती है जिसमें से फारफे निकलता है। वो वहां पे रुक जाता है, हेंचर से बात करता है और वो उससे पूछता है कि क्या हेंचर टाउन छोड़ने वाला है। फारफे उसको हेंचर को ऑफर करता है कि भाई तुम मेरे घर में रह सकते हो, जो कि तुम्हारा ही पुराना घर है। ठीक है, लेकिन हेंचर जो उन परिस्थितियों को मुआयना करता है और हेंचर मना कर देता है, भाई ये कह करके कि अगर हम दोनों एक जगह रहेंगे तो जरूर लड़ मरेंगे। अगर हम दोनों साथ साथ में, एज दे वॉक बैक डाउन टू टाउन टुगेदर, और फिर वो दोनों वापस साथ साथ टाउन की तरफ चल पड़ते हैं। फारफे हेंचर्ड को ऑफर करता है कि, क्या ऑफर करता है कि उसने हेंचर्ड का सारा जो फर्नीचर है ना वो खरीद लिया है, और वो सब चीजें अच्छे से खरीद के और अच्छे से रखी हैं, जिन सब चीजों की हेंचर्ड परवाह करता था। और हेंचर्ड को साहब इस चीज को सुन करके बहुत अच्छा लगता है, काफी सुकून मिलता है कि उसकी चीजों का संभाल के ध्यान रखा जाएगा। और हेंचर्ड इस जेनरसिटी से, इस उदारता से काफी भर गया है अंदर से, मतलब इतना भर गया है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं उसने फायर को गलत तो नहीं समझ लिया। Elizabeth Jane's new apartment, situated as it is across from Hencher's old home, is now in close proximity to the lives of Firefly and Lucetta. Elizabeth Jane avoids looking across the street as much as possible, as she occupies herself with knitting and studying books. एलिजाबेथ जेन का जो नया अपार्टमेंट है वो कहाँ पर है? हेंचर्ड के पुराने घर के पास। भाई एलिजाबेथ जेन ने पुराना घर जो लूसेटा का था वो तो छोड़ ही दिया था, तो उसको थोड़ी पता था कि भाई ऐसा हो जाएगा कि फायरफ्रे और लूसेटा ही उसका घर खरीद लेंगे। तो फिर भी अब वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए हैं, फायरफ्रे और लूसेटा, एंचर के घर में, जिसके पास में एलिजाबेथ ने नया अपना रहने का स्थान चुना था। अब एलिजाबेथ जो है वो नदी नहीं, गली के उस पार नहीं देखती है, स्ट्रीट के उस पार नहीं देखना पसंद करती। कम से कम कोशिश करती है कि उधर देख पाए। वो अपने आप को नेटिंग में यानी कि बुनाई में और किताबें पढ़ने में व्यस्त रखती है। Elizabeth Jane hears that Henchard has fallen ill and she arrives at Job's cottage. Despite Henchard's initial protests that he does not want to see her, Elizabeth Jane stays and cares for her father as he recovers quickly with her assistance. एलिजाबेथ को पता चलता है कि साहब उसका पिता बीमार हो गया है, जो कि जॉब के कॉटेज में है। हेंचर्ड के कितने ही मना करने के बावजूद कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहता, एलिजाबेथ जेन वहीं रुक जाती है, अपने पिता का ध्यान रखती है, और उसके ध्यान रखने की वजह से हेंचर्ड बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। Henchard appreciates and cares more for Elizabeth Jane. He is able to seek work at Firefly's business and is immediately employed. Firefly wishes to help Henchard as much as possible but keeps distance between them, knowing the older man's strong temper. Often Henchard, as he works, must see Firefly coming and going from his old home and from Rosetta inside. हेंचर्ड इस सराहना करता है एलिजाबेथ जेन ने जो उसकी मदद की है, उसकी केयर की है, उसके लिए बहुत प्रशंसा करता है। अब हेंचर्ड फायरफ्रे का बिजनेस संभालने लग गया है, यानी कि फायरफ्रे का जो बिजनेस है उसमें हेंचर्ड काम ढूंढ रहा है और उसको तुरंत काम पे रख दिया गया है, क्योंकि फायरफ्रे तो देखो अच्छा आदमी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। और हेंचर्ड के साथ उसने हेंचर्ड के अंडर में काम किया था, तो भले ही उसका एहसान मानते हुए वो हेंचर्ड को दोबारा से अपने काम पे रख देता है। फायरफ्रे हेंचर्ड की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता है, लेकिन चूंकि हेंचर्ड के गुस्से को वो जानता है, इसलिए उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखता है। हेंचर्ड जो है वो कई बार फायरफ्रे को अंदर घर से निकलते हुए देखता है, जहाँ पे लुसेटा भी खड़ी हुई होती है। Henchard hears a rumor that Firefly will be elected as mayor soon. As Henchard works, Firefly's replacement of himself in reputation, location, and love festers in his mind. He feels Luceta's loss far more desperately than he had ever felt interest in her when he could have had her. Henchard is overheard to mutter to himself a countdown of days, and when questioned, he says he is counting down the days until he may be released from his oath against drinking. तो हेंचर्ड एक अफवाह सुनता है कि फायरफ्रे को जल्दी ही मेयर बना दिया जाएगा, और चूंकि जब हेंचर्ड काम कर रहा है तो फायरफ्रे देखता है कि उसका सारा इज्जत सम्मान जगह
और जो सारे प्रेम संबंधी मामले हैं उसके दिमाग में, उन सबको, सबकी जगह कौन शिफ्ट हो गया है? फायरफ्रे शिफ्ट हो गया है। सारी इज्जत जो पहले एंचर को मिलती थी वो फायरफ्रे को मिल रही है। वो जगह जहाँ पे एंचर था वहां फायरफ्रे है। वो लुसेटा के पति की जगह जहाँ एंचर अपने आप को देखता था वहां उसका पति कौन है? फायरफ्रे है। तो सब कुछ उससे छिन चुका है। वो लुसेटा के दोस्त को बहुत नुकसान के नजरिए के रूप में देखता है। और जितना वो पहले कभी प्यार करता था, उससे कितनी रुचि रखता था, और इस इच्छा में था कि शायद वो उससे किसी ना किसी दिन प्राप्त कर लेगा लुसेटा को। ये सब चीजें उसको बहुत निराशा में डालती हैं। और हेंचर जो है ना, वो अपने अब दिनों को गिन रहा है बस। वो जब भी उससे कोई कुछ पूछता है, कोई भी सवाल करता है, तो वो तो कहता है कि बस भाई मैं तो अपने दिन निकाल रहा हूँ। कितने दिन निकाल रहा हूँ? कि बस उतने दिन निकल रहे हैं कि जब मैं शराब पीना शुरू कर सकूं। ठीक है। तो for why Henchard is counting his days? He is counting down the days until he may be released from his oath against drinking. One Sunday, Elizabeth Jane is sitting by her window when she overhears voices in the street, and one that exclaims that Michael Henchard has started drinking again after 20 years of sobriety. तो संडे के एक दिन जब एलिजाबेथ जेन अपनी विंडो के पास में बैठी हुई है, तो वो आवाजें सुनती है स्ट्रीट में, और कोई आदमी कह रहा है जोर से कि साहब, आखिर 20 सालों के लंबे समय की सोबेरिटी संयम के बाद में हेंचर ने शराब पीना शुरू कर ही दिया। ठीक है साहब। तो यहाँ पर चैप्टर 32 में हेंचर शराब पीना शुरू कर देता है। देखिए आप, है ना, चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी आप याद रखिएगा कि साहब हेंचर ने शराब पीना फिर से किस चैप्टर में शुरू किया है। तो चैप्टर 32 में हेंचर ने शराब पीना शुरू किया है। By Casterbis tradition, many working men go to the King of Prussia for just one half pint of liquor on Sunday afternoons. The conversation reflects the finer occasion, and that day's sermon is often discussed. Henchard chooses the King of Prussia to that day begin his drinking. The other working men remark that he is a stranger there, to whom Henchard replies that he has been in a melancholy mood lately, and they all know why, and hopes to lift it. He calls for a song, and the choir members say they will offer a hymn. Hencher looks outside and sees Firefly passing in the street with Lucetta on his arm. तो कैस्टरविच के ट्रेडिशन के अनुसार जो सभी काम करने वाले लोग थे, वो हर संडे की दोपहर को किंग ऑफ प्रूशिया में जाते थे। क्यों जाते थे? आधी बोतल शराब पीने, पिंट पीने। एक आधा पिंट पीने शराब का। कहाँ पे जाते थे? किंग ऑफ प्रूशिया में। तो इस फैक्ट को याद रखिए कि कैस्टरविच के लोग कहाँ पर जाते हैं शराब पीने? तो किंग ऑफ प्रूशिया में जाते हैं। और इस शानदार मौके की जो ओकेजन है, इस पर वार्तालाप हो रही है। और यह दैट डेज सरमन इज ऑफन। सरमन का मतलब होता है प्रवचन या उपदेश। तो बार में बैठकर शराब पीने के बाद आदमी ज्ञान की बातें करता है ना, उसी चीज के संबंध में बात होती है। हेंचर्ड भी शराब पीने के लिए जो अपने दिन की शुरुआत करने का सोचता है, वो भी किंग ऑफ प्रूशिया से ही सोच रहा है। दूसरे काम करने वाले लोगों के लिए हेंचर्ड यहाँ पर एक नया आदमी है, एक अजनबी है। क्यों? क्योंकि 20 साल में एंचर्ड कभी शराब खाने में प्रवेश नहीं किया, और आज वो एक शराब खाने में जाएगा तो शराबियों के लिए तो वो अजनबी होगा। जिसके जवाब में एंचर्ड कहता है कि वो बहुत लंबे समय से दुखद मूड में था, और वो सब जानते हैं इस बात को कि वो क्यों था। और वो आशा करते हैं कि एंचर्ड जल्दी इस मुसीबत से, इस दुख की घड़ी से उठ जाएगा। वो एक गाना गाने का आह्वान करता है, और जो मंडली है वो उसको एक हाइम गाने के लिए ऑफर करते हैं। हाइम क्या होता है? एक रिलीजियस सॉन्ग होता है। ठीक है। एक धर्म के संबंध में सॉन्ग, एक भक्ति गीत जिसको हम बोलते हैं। तो वो एक हाइम गाने के लिए कहते हैं। हैंचर्ड बाहर देखता है और देखता है कि फायरफ्लाई और लुसेटा बाहों में बाहें डाल करके गलीस के पास से गुजर रहे हैं। हैंचर्ड रिक्वेस्ट्स द 109th सेल्स। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। And the choir leader protests and says the fourth instead. Henchard rose that they shall sing the 109th. The choir complies, and the words of the psalms describe a cursed man
who dies and leaves little prosperity or happiness behind him. Firefly and Rosetta pass by again and Henchard, indicating Firefly says that he is the man they have been singing about. हैंचर्ड 109वां दोहा या स्रोत गाने के लिए विनती करता है कोएफ से, जो मंडली है उससे। कौन सा करता है? 109th, 109 नंबर का, जिसका की जो मंडली है वो विरोध करती है, और वो चौथा दोहा गाने लग जाते हैं, फोर्थ गाने लग जाते हैं। हैंचर्ड चिल्लाता है कि उन्हें 109वां दोहा ही गाना चाहिए, और वो मंडली उसकी बात मान लेती है। ठीक है। और अब वो 109वें दोहे में क्या है? द वर्ड्स ऑफ द सैम, उस स्रोत के जो शब्द हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसे आदमी को जो कि शापित है, जो मर जाता है, अपनी सारी समृद्धि और खुशी को पीछे छोड़ देता है। फायरफ्रे और लुसेटा दोबारा से गुजर रहे हैं उस होटल के बाहर से, और हैंचर्ड उनकी ओर इंडिकेट करते हुए कहता है कि ये ही वो व्यक्ति है जिसके बारे में वो गा रहे हैं। तो 109 साइड्स की बात यह है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ छूट गया हो, और सब कुछ उसके उसने जीवन में जिन सभी सुखों का अनुभव किया हो, वो सारे सुख उसके हाथ से निकल गए हो। 109वां भजन एक ऐसा दुखद भजन है। भाई इसका क्या नाम है? 109वें भजन का इसका नाम है, दाऊद के नाम से जाना जाता है 109वां साल जो है। इसमें अपने अपोनेंट के खिलाफ ईश्वर का जो हस्तक्षेप हुआ है मनुष्य के जीवन में, उसकी व्याख्या की जाती है। जिन्होंने उस पे झूठा आरोप लगाया है, किसने? ईश्वर ने मानव पे झूठा आरोप लगाया है, और उस मानव को अच्छे के बदले बुराई दी है। यानी कि एंचर्ड ये कहना चाह रहा है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, लेकिन इतना करने के बावजूद मुझे बुराई मिली है। ठीक है। तो अपनी अपनी देखो विचारधारा है इनकी, एंचर्ड कुछ मान रहा है, कोई कुछ मानता है। ठीक है। और लेकिन जब वो चौथा दोहा गाते हैं, ठीक है, दो दोहे की बात हो रही है, 109 तो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन फोर्थ दोहे में क्या है? फोर्थ दोहे में है कि जब मनुष्य भगवान से संकट के समय में मदद की, सहायता की या सांत्वना की विनती करता है। चौथे दोहे के अंदर भगवान से गुजारिश की जा रही है, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है कि भगवान इंसान की मदद करें। ये चौथे दोहे में है साहब। Goev is horrified and says that they would not have sung the psalms if they thought the words were meant for a living man. Elizabeth Jane arrives and is able to convince Henchard to leave the king of Prussia. As they walk home, Henchard repeats the ending of the sung psalms. He says aloud that Farfrey has taken everything away from him and that he must meet him. Elizabeth Jane is alarmed by these words and asks her father what he is planning, but he does not answer. तो वो जो भजन गाने वाली मंडली है वो डर जाती है, और कहती है कि वो ऐसा स्रोत या ऐसा गाना कभी नहीं गाएंगे जो कि एक जीवित व्यक्ति के नाम पर गाया जा रहा हो। एलिजाबेथ जेन किंग ऑफ प्रूशिया में पहुंच जाती है, और हैंचर्ड को वहां से बाहर निकाल जाती है, और घर के रास्ते की ओर हैंचर्ड उस शहर की उस स्रोत की लाइनों को गा रहा है। वो जोर से कहता है कि फारफे ने जो सब कुछ हैंचर्ड का था वो सब उससे छीन लिया है, और उसे फायरफ्रे से मिलना ही होगा। एलिजाबेथ जेन इन शब्दों से चौंक जाती है और अपने पिताजी से पूछती है कि आखिर आप किस चीज की योजना बना रहे हो, लेकिन वो उत्तर नहीं देता है। Elizabeth Jane keeps a close eye on her father. She comes to the yard and works with him in order to do so. After a few days, Lucetta happens to stumble upon Henchard and Elizabeth Jane working together. Henchard says to Lucetta that humble workmen are honored to have the lady of the house look in on them. Lucetta is embarrassed and hurt by his bitterness and the irony of the situation. एलिजाबेथ जेन अब अपने पिता पे बहुत नजदीक से ध्यान रख रही है। वो यार्ड में आती है और उसके लिए सारे काम करती है, जो कि अपने पिता के लिए किए जाने वो सारे काम करती है। कुछ दिनों बाद लुसेटा जो है वो लड़खड़ा जाती है। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर, ठोकर खा जाना। और ठोकर खाए कहाँ गई पड़ती है? हेंचर्ड और एलिजाबेथ के ऊपर, जो कि काम कर रहे हैं साथ में। हेंचर्ड कहता है कि लुसेटा लुसेटा से कहता है कि कितनी कृतज्ञ है वो महिला, और कितने सम्मान के भागीदार हैं हम,
कि वो घर की जो लेडी है वो हमारा ध्यान रख रही है। तो हालांकि एक व्यंग्य है इस चीज का कि भाई लड़खड़ा के उनके ऊपर गिर पड़ी, अब गिर पड़ी तो लग गई होगी उनको, साहब कहीं ना कहीं तो लगी होगी। तो वो इस बात को कह रहा है कि हम तो धन्य हो गए कि यार इस घर की जो सभ्य महिला है, जो मालकिन है, वो हमारे ऊपर गिर पड़ी। और जो सेठा साहब काफी शर्मिंदगी महसूस करती है उसके इस शब्दों से, उसके इस कड़वाहट भरे हुए वाक्यों से और उस परिस्थिति की व्यंग्यात्मकता से। The next day, Henchard receives a note from Lucetta asking him not to speak to her in such a way when she has done him no injury and only wishes for him to be well off in her husband's employ. Henchard laughs at her foolishness in writing him such a letter, which he could easily show to Firefly before throwing the letter into the fire. अगले दिन हेंचर्ड को लुसेटा की तरफ से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा गया है कि हेंचर्ड उससे इस तरीके से कभी बात नहीं करे जैसा कि उसने कल किया था, क्योंकि उसने कभी भी हेंचर्ड के साथ कोई बुराई नहीं की है और हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है और उसके पति के कार्यकर्ता या फिर एम्प्लॉय के रूप में हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है। हेंचर्ड लुसेटा की मूर्खता पे बड़ा हंसता है और सोचता है कि इसने मेरे को लेटर लिखा है, क्या पागल औरत है। इस लेटर को तो मैं इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ आसानी से फायर को दिखाकर, बजाय इसको मैं आग में फेंकूं, इससे अच्छा इसके पति को दिखा दूं तो इन दोनों में कलेश हो जाएगा। एलिजाबेथ जेन often brings her father tea as one strategy for preventing him from going out to drink alcohol. One day on this errand, she arrives to find Henchard and Firefly both working on the top floor of the corn stores. As she watches, she sees Henchard raise his hand up behind Firefly's back as the younger man stands near the edge of the floor. While Henchard does nothing else, the odd expression on his face causes Elizabeth Jane to decide that she must warn Firefly in some way. अब हेंचर्ड बार बार शराब पीने बार में ना जाए इसके लिए एलिजाबेथ उसको चाय बना के देती है कई बार। एक दिन इसी काम के दौरान जब वो हेंचर्ड के पास जाती है, हेंचर्ड को ढूंढते हुए जाती है एक दिन इसी काम में, तो वो देखती है कि हेंचर्ड और फायरफ्लाई टॉप फ्लोर पे मक्का के जो स्टोर है उनके पास में काम कर रहे हैं। जब वो देखती है कि हेंचर्ड और फायरफ्लाई साथ साथ खड़े हुए हैं, फायरफ्लाई आगे खड़ा हुआ है, हेंचर्ड उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो हेंचर्ड अपने दोनों हाथ फायरफ्लाई के पीछे की ओर उठाता है। जैसे हम किसी को धक्का देने वाले होते हैं ना, धक्का देने वाले होते हैं, हाथों में शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरीके से वो अपने हाथ उठाता है। और वो यंगर मैन फायरफ्लाई जो है वो फ्लोर के किनारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे हाथ उठाता है लेकिन फिर वो कुछ करता नहीं है। और उसके चेहरे पे जो अजीब से एक्सप्रेशन है वो एलिजाबेथ को काफी टेंशन में डाल देते हैं। और एलिजाबेथ जेन डिसाइड करती है कि उसे फायरफ्लाई को किसी ना किसी तरीके से वार्न या चेतावनी देनी ही होगी कि कभी भी हेंचर्ड कोई भी गलत काम कर सकता है, किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये वाला चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 34। मॉर्निंग, Elizabeth Jane rises early and meets Firefly as he leaves his house. She says that she has something to tell him about Henchard and did not want to alarm Lucetta by calling at the house. She says that she fears Henchard will insult or harm Firefly in some way. Firefly's reaction is one of disbelief. He does not suppose that the poor man in his employ with whom he believes he gets on well would do him any actual injury. अगली सुबह जेन जल्दी उठती है और फायरफेस से मिलने जाती है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, फायरफेस से मिलती है वो कहती है कि उसे उसे कुछ बताना है हैंचर्ड के बारे में, और वो इस चीज के बारे में जोसेटा को नहीं बताना चाहती। उसने कहा कि उसे हैंचर्ड को लेकर बड़ा डर लगता है कि हैंचर्ड किसी ना किसी तरीके से फायरफे को या तो अपमानित कर देगा या उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सुनकर फायरफे की तो हवाइयां उड़ गई। उससे उम्मीद भी नहीं थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से सब कुछ अपना खो चुका है और जो उसी के अंडर में काम कर रहा है, जिसका कि वो पूरा ध्यान भी रखता है, क्या वो वास्तविकता में उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। Elizabeth Jane leaves Firefly unhappy that she has not been able to impress upon him the seriousness of the situation. Firefly does not forget the conversation, however, and he knows from Elizabeth Jane's serious character that she would not make such a warning lightly. Later that day, Firefly meets the town clerk about
his kind plan to set Henchard up in a new shop. The clever lawyer Joyce tells Farfrey that others see what he does not, how deeply Henchard hates him. तो एलिजाबेथ जेन फायरफ्रे को साहब वहां पे छोड़ के चली जाती है और इस बात से दुखी कि वो अपनी बात से फायरफ्रे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। ठीक है, लेकिन फायरफ्रे इस बातचीत को भूलता नहीं है। हालांकि वो जानता है कि एलिजाबेथ जेन के जैसा सीरियस कैरेक्टर की बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और उस दिन फायरफ्रे जो है अपने क्लर्क से मिलता है, उसका क्लर्क का नाम है लॉयर जॉयस। और वो फायरफ्रे को बताता है कि तुमको वो नहीं दिखता जो बाकी सबको दिखता है। और क्या है वो चीज कि हेंचर तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता है, ये चीज तुम्हें दिखती नहीं है, बाकी सबको तो दिखती है ये चीज। Firefly feels obligated to keep Henchard in his employ as the man was his friend for so long, but he decides to give up on securing him the new shop. फायरफ्ले जो है वो हेंचर्ड को अपना एम्प्लॉय रखने के रूप में काफी बाध्य महसूस करता है, क्योंकि वो इंसान काफी लंबे समय तक उसका दोस्त रहा है। लेकिन अब वो उसे नई दुकान देने के बारे में सोचने का जो विचार है उसको त्याग देता है। वो दुकान के मालिक को बोलता है कि वो प्लान चेंज हो गया है। और दुकानदार हेंचर्ड को बताता है कि जो काउंसिल ने हेंचर्ड को दुकान देने का प्लान को सेट किया था ना, उस प्लान को फायरफ्रे ने खारिज कर दिया है। फायरफ्रे returns home that evening. He is visibly troubled. He confesses to Rosetta that he is worried about and confused by Henchard's hatred of him. He says that he cannot understand why Henchard feels so strongly about the situation, saying that he acts if as if they are in an old-fashioned rivalry of love rather than a small trade rivalry. Rosetta Pale wonders what he has heard, but he assures her that the situation is not all that bad. Rosetta says she wishes he would seriously consider her plan of moving elsewhere. तो जब फायरफ्रे शाम को घर आता है तो उसके चेहरे पे परेशानी झलक रही है। वो लुसेटा से कहता है कि उसे चिंता होती है कि पता नहीं क्यों फायरफ्रे उससे इतनी नफरत करता है। उसे समझ नहीं आता कि फायरफ्रे इतना कठोरता से कैसे हेंचड़ के द्वारा इतना गंभीर हो गया है। यानी कि फायरफ्रे को अभी समझ नहीं आता इस चीज को कि हेंचड़ उसको इतनी नफरत क्यों करता है। ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि जैसे तो मेरे और हेंचर्ड के बीच में कोई प्यार को लेकर प्रतिद्वंदिता है बजाय व्यापार को लेकर के। ओल्ड फैशन राइवलरी ऑफ लव, यानी कि लुसेटा पहले उसकी होने वाली थी फिर मेरी हो गई, इस चीज को लेकर प्रतिद्वंदिता है या कोई व्यापार को लेकर के है। और उसकी ये बात सुनकर साहब लुसेटा टेंशन में आ जाती है। और लुसेटा कहती है कि तुम क्यों ध्यान नहीं देते हमारे कहीं और मूव कर जाने के प्लान पर। Firefly and Lucetta are discussing this plan when the current mayor, Mr. Watt, arrives at the house. Current mayor कौन है साहब? Mr. Watt है current mayor. He shares the news of the previous mayor Chalkfield's death. Mr. Watt offers Firefly his seat on the council, and Firefly accepts despite Lucetta's reminder that they were discussing moving away. फायरफ्ले और लूसेटा जब इस प्लान पर बात कर रहे थे तो करंट मेयर मिस्टर वॉट आते हैं उनके घर पे। और वो कहते हैं कि जो पुराने मेयर है ना मिस्टर चाकफील्ड, वो मर गए हैं और काउंसिल में उनकी सीट खाली हो गई है, तो क्यों ना तुम इस सीट को ले लो। और फायरफ्ले स्वीकार भी कर लेता है, बावजूद इसके कि वो वहां से मूव अवे करने के प्लान के ऊपर बातचीत कर रहे थे। Lucetta is very troubled from that evening onward. Imprudently, she asks Henchard when she next encounters him about the parcel of love letters she had sent him and then asked him to return to her. He recalls picking them up and then not seeing her on the coach through Casterbridge. Lucetta says she was prevented from arriving at that time by the death of her wealthy aunt and wishes to have the letters returned to her. और उस शाम से ही जोसेटा काफी टेंशन में दिखाई देती है। और विवेकहीन रूप से, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकहीन रूप से, वो हेंचर्ड से अगली बार मिलने के लिए पूछती है। क्यों मिलने के लिए? कि वो जो लेटर्स उसने पहले कभी हेंचर्ड को भेजे थे वो सब उसे वापस मिल सकें इसलिए।
वो याद करती है कि नहीं, हैंचर्ड उसको याद दे जाता है कि पहले उसने वो सारे लेटर्स पैक कर लिए थे और उसको देने भी वाला था, पर वो आई नहीं, वो मिली नहीं उसको कोच के पास में। रोसेटा कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी जो आंटी हैं, पहली आंट हैं जिनके घर में ये रहती थी अभी थोड़े दिन पहले तक, वो गुजर गई थी, तो इस वजह से वो उन लेटर्स को लेने वहां पर नहीं आ सकी, और अब चाहती है कि अब वो लेटर उसे वापस लौटा दिए जाएं। Henchard later realizes that the letters are most likely still in a safe in his old home, where Lucetta and Firefly now live. Henchard is already furious about his mistaken information on Firefly's willful end to the plan to give him the seed shop when he learns that Firefly has been elected to the council. The next day, he asks Firefly about a package of letters left in the safe, which Firefly says he has not opened. तो हेंचर्ड को बाद में याद आता है कि वो लेटर का जो बॉक्स है, जो ढेर है, वो तो घर में ही रखा हुआ है एक सेफ के अंदर, तिजोरी के अंदर, जहाँ पे लूसेटा और फायरफ्रे रहते हैं। और हेंचर्ड जो है वो पहले से अब इस चीज को लेकर डरा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर, जो कि गलत साबित हो गई है कि फायरफ्रे की इच्छा थी कि उसे बीज की दुकान दे दी जाए, किसको, हेंचर्ड को, कि फायरफ्रे जो था वो काफी विलफुल एंड था उसका, यानी कि जानबूझकर फायरफ्रे ने इस बात को समाप्त कर दिया था कि हेंचर्ड को बीज की दुकान दे दी जाए। और चूंकि अब तो जो उसको बोलते हैं ना, एक तो करेजा ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो फायरफ्रे ने उसको बीज की दुकान देने से मना कर दिया, और दूसरी चीज कि अब उसको काउंसिल में भी रिजेक्ट कर दिया। और अगले दिन वो फायरफ्रे से पूछता है उस पैकेज के बारे में, जो लेटर्स का पैकेज है, कि उसने तिजोरी में रखा हुआ था, सेफ में रखा हुआ था, उसका क्या किया उसने। तो फायरफ्रे कहता है उसने तो वो सेफ खोला ही नहीं है। Henchard goes the next evening to pick up the papers from the safe. Having had some alcohol beforehand to prepare himself, he inquires after Lucetta and learns she is already in bed. Henchard asks Farfrey if he remembers the woman who had once been interested in Henchard, but whom he could not marry after Susan returned. तो हेंचर्ड अगले दिन उन पेपर्स को सेफ में से मंगाता है, और उससे पहले वो शराब पीकर अपने आप को तैयारी करता है, और उसे पता चलता है कि साहब लुसेटा तो अभी तक सो ही रही है। हैंचर्ड फायरफ्रे से कहता है, यानी कि फायरफ्रे के घर पे गया हुआ है हैंचर्ड, कि ताकि वो सेफ में से लेटर्स को निकाल के ला सके, और लुसेटा अभी तक सो ही रही है। तो हैंचर्ड फायरफ्रे से कहता है क्या तुम्हें याद है उस औरत के बारे में जो कि मैंने कहा था कि मुझसे शादी करना चाहती थी पहले, लेकिन सूजन के लौटने के बाद जिससे मैं शादी नहीं कर सका था। Henchard indicates that the letters are from this woman and reads some of the writing aloud to Firefly. हेंचर्ड इंडिकेट करता है कि ये लेटर उसी औरत के द्वारा भेजे गए हैं, और उनमें से कुछ लेटर्स को तेज तेज पढ़ के सुनाता है। फायरफ्रे asks what has become of the woman, and Henchard says she has married well, saving from saving him from any guilt upon seeing her letters. फायरफ्रे पूछता है कि भाई उस हाँ फिर उस औरत का क्या हुआ। तो हेंचर्ड कहता है कि उस औरत ने तो शादी कर ली बढ़िया घर में, अपने आप को उन लेटर्स के ऊपर जो गिरानी है उससे बचाते हुए कह देता है, यानी कि उस औरत ने अपने आप को सारी गिरानियों से बचा लिया और बढ़िया घराने में शादी कर ली। Henchard had intended to read the name at the end of the letters aloud and so reveal the truth that way, but in the moment he finds he cannot hurt both Firefly and Lucetta in cold blood. और एक बार तो हेंचर्ड की इच्छा हुई कि उन लेटर्स के लास्ट में जो नाम लिखा हुआ है, यानी कि जिसने वो लेटर भेजे है ना, प्रेषक का नाम होता है, वो लेटर भेजा, उनको भी पढ़ के सुनाई दूं ताकि सच्चाई उजागर हो ही जाए। लेकिन फिर अगले ही क्षण उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो एक ही वक्त में फायरफ्रे और लूसेटा दोनों को नुकसान या दोनों को दुख नहीं पहुंचा सकता। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि डूइंग समथिंग क्रूअल एंड वायलेंट विदाउट इमोशन, यानी कि बहुत ही क्रूर कृत्य करना या फिर हिंसक काम करना बिना किसी भावना के। तो उसको एहसास हुआ कि वो उन दोनों को दुख नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए साहब उसने नाम नहीं पढ़ा है। Lucetta had retired upstairs that evening, but she had not gone to sleep. As the time arrives and passes when Firefly normally comes to bed, Lucetta decides to get up and see where he is. She hears voices downstairs and overhears Henchard and Firefly. She stands transfixed by horror as she hears her own words read aloud by Henchard.
Their conversation indicates, however, that Firefly does not know the author of the letters. He encourages Henchard to burn the letters to preserve the woman's privacy, but Henchard says he will not do so. तो सब शाम का वक्त है जब ये हेंचर्ड लेटर देने आए हुए, दिन में तो सब अपना अपना काम करते हैं। हेंचर्ड शाम के वक्त जब लेटर देने आया है तो लूसेटा तब तक के लिए सोने जा चुकी है अपने रूम में, लेकिन अभी वो सोई नहीं है। और जैसे जैसे समय गुजरता है और फायरफ्रे के बेड पे आने का यानी कि सोने आने का समय हो जाता है, तो वो आता नहीं है रूम में तब तक। तो लूसेटा देखती है कि मैं ही जाके देखती हूँ कि कहाँ पे है वो। फिर उसको नीचे से आवाजें आती है, आवाज सुनाई देती है और वो सुनती है हेंचर्ड और फायरफ्रे की बातचीत हो रही है। और वो वहां पे एकदम ऐसे बुत की तरह खड़ी हो जाती है उस डर के मारे, ट्रांसफिक्स्ड बाय हॉरर, यानी कि डर के मारे एकदम पुतले की तरह खड़ी हो जाती है जब वो अपने ही लिखे हुए शब्द हेंचर्ड के मुंह से सुनती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि फायरफ्रे जो है अभी ये नहीं जानता है कि ये लेटर्स किसने लिखे हैं। वो हेंचर्ड को प्रोत्साहित करता है कि उस महिला की प्राइवेसी की सुरक्षा करने के लिए हेंचर्ड को ये लेटर्स जला देने चाहिए, लेकिन हेंचर्ड कहता है कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। Rosetta sits on her bed waiting, unable to undress or move in the state of anxiety. Had Henchard revealed the truth before leaving? She wonders. Firefly arrives upstairs and upon observing that he does not know the truth, Rosetta bursts into tears. Rosetta साहब इस धक्के से आके अंदर बेड पे बैठ जाती है इंतजार करते हुए। यहाँ तक कि वो कपड़े भी नहीं चेंज करती, एंजाइटी हो जाती है उसको, टेंशन हो जाती है। सोचती है कि क्या हेंचर्ड ने उस शाम को जाने से पहले सच्चाई को बता दिया होगा उसको, फायरफ्रे को, कि भाई किसने लिखे हैं वो लेटर्स। उसे आश्चर्य होता है इस बात को सोच सोच कर। फिर फायरफ्रे जो है वापस अपने बेडरूम में आ जाता है और फायरफ्रे को ऑब्जर्व करके लूसेटा ऑब्जर्व कर लेती है कि भाई उसके बिहेव में कोई चेंज तो है ही नहीं। तो उसको पता चल जाता है कि साहब फायरफ्रे को सच्चाई का नहीं पता चला है अभी तक, और ये सोचकर लूसेटा रोने लग जाती है बहुत तेज। The next day, Lucetta wonders how to parry Henchard's next attack. She considers telling Firefly the truth, but is too afraid that he will consider the situation her fault rather than her misfortune. She decides to attempt to persuade Henchard to return the letter to her and writes to him requesting that he meet her at the ring that evening. अगले दिन लुसेटा ये सोचती है कि हेंचर्ड के अगले अटैक से कैसे बचाव किया जाए। पैरी का मतलब होता है बचाव किया जाना। वो विचार करती है कि वो फायरफ्ले को सच बता दे, लेकिन फिर उसको इस बात से डर लगता है कि हो सकता है फायरफ्ले उसके दुर्भाग्य को ना समझकर उसकी गलतियों को ज्यादा महत्व दे। फिर वो निश्चय करती है कि वो हेंचर्ड को मनाएगी कि वो हेंचर्ड जो है लूसेटा को उसके लिखे हुए सारे लेटर दे दे, और उससे विनती करती है कि वो आज शाम को उसे द रिंग में मिले। रिंग की अपन ने बात की थी, घर से बाहर बना हुआ एक एम्पी थिएटर है, उसमें मिलने के लिए बुला रही है साहब। Lucetta prepares for the meeting with Henchard by wearing her drabbest clothes and attempting to heighten her tired and bored look. That is the result of a sleepless night after overhearing Henchard read her letters aloud. तो जोसेटा हेंचर्ड से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करती है, अपने सबसे गंदे कपड़े पहनती है और एकदम बोर्न जो कटे फटे हाल बना देती है, अपने आप को, बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि वो पिछली रात सोई नहीं है सही से, जब से उसने हेंचर्ड को तेज आवाज में वो लेटर पढ़ते हुए सुना है तब से। When Lucetta sees Henchard at the ring, she marks a change in his demeanor when he sees her. तो जब लुसेटा हेंचर्ड को रिंग में देखती है तो वो देखती है कि जो हेंचर्ड की राक्षसी प्रवृत्ति है ना, उसमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है उसको। डीमनोर का मतलब है कि राक्षसी प्रवृत्ति के अंदर कोई बदलाव दिखाई दे रहा है उसको, कि हो सकता है कि इसने जानबूझ के ना किया हो, भावावेश में कर दिया हो। हेंचर्ड रिमेम्बर्स मीटिंग विद सूजन दिस सेम प्लेस Susan in the same place, and the similarity between Rosetta's appearance and Susan's appearance at that moment predisposes him to take pity on Rosetta. तो हेंचर्ड याद करता है कि साहब वो इसी जगह पे सूजन से मिला था, और सूजन भी उस समय ऐसी थी, थकी हारी, बिल्कुल वॉर्न कटे फटे हाल थी। और सूजन और रूसेटा के दिखावे में यानी कि उनके बाहरी आवरण में समानता देखकर रूसेटा जो है उसके ऊपर हेंचर्ड को आ जाती है साहब दया। उस क्षण में दया की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है हेंचर्ड के अंदर, और वो रूसेटा के प्रति उसमें दया उत्पन्न हो जाती है। When Henchard says he is sorry to see her looking so ill,
Lucetta says that he is the cause. जब एंचर्ड कहता है कि उसे काफी खेद है कि वो बीमार है, तो लुसेटा कहती है कि ये तुम्हारी ही वजह से हुआ है. She begs him to not ruin her happiness and her marriage in this way. Henchard realizes that such a woman is a very small deer to hurt and he feels ashamed of his desire to punish Lucetta. Lucetta उससे विनती करती है कि प्लीज मेरी खुशियों को, मेरी शादी को तबाह मत करो. और एंचर्ड को एहसास होता है कि इस महिला के साथ में गलत करना, यानी कि इस महिला को चोट पहुंचाना या इसको दुखी करना, तो एक बहुत छोटे से डियर को, हिरण को चोट पहुंचाने जैसा होगा. और इस बात के ऊपर उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो लुसेटा को पनिशमेंट देना चाहता था. He promises Lucetta that he will return the letters to her, but cautions her that Firefly may still discover the truth through someone other than himself. Lucetta says that she hopes this will not happen until she has proven herself a faithful wife, so that Firefly might forgive her for everything. अब हेंचर्ड लुसेटा से वादा करता है कि वो उसके लिखे हुए सारे लेटर्स उसको लौटा देगा, लेकिन उसको चेतावनी भी देता है कि हो सकता है फायरफ्रे किसी ना किसी तरीके से सच्चाई का पता लगा ही दे. हालांकि वो नहीं बताएगा उसको, हेंचर नहीं बताएगा उसको, पर इसकी संभावना है कि फायरफ्रे सच्चाई का पता लगा दे. लेकिन लुसेटा कहती है कि तब तक, जब तक उसे सच्चाई का पता चलेगा, तब तक लुसेटा अपने आप को एक भरोसेमंद पत्नी साबित कर चुकी होगी उसकी नजरों में, जिससे कि फायरफ्रे उसको हर एक गलती के लिए क्षमा कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 35 खत्म होता है. और बस थोड़े से चैप्टर बचे हैं, 45, 10 चैप्टर और बचे हैं. जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे अपन समझते हुए. ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.